Question is, two dice are rolled together. अपने को कितने डाइस रोल कर रहे हैं? हम 2 डाइस रोल कर रहे हैं। तो 2 डाइस जब भी रोल किया जाता है तो बेसिकली उनके सम के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। यानी मान लीजिए ये इस तरफ मेरा एक हाथ है जो एक डाइस को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा, इस पे भी कुछ नंबर आएंगे और इसके ऊपर भी कुछ नंबर आएंगे, इन दोनों नंबर का सम। तो पहला क्वेश्चन हमने कल किया था, मिनिमम से मिनिमम सम कितना आ सकता है? 2, यानी कि दैट इज इस पे भी 1 आ जाए और इसके ऊपर भी कितना आ जाए, हमारा 1 आ जाए। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 2 डाइस को रोल करते हो, सम कितना आना चाहिए? 4। तो सम 4 कैसे आ सकता है कि इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 3, 1 + 3 4, या पहले वाले डाइस पे 2, सेकंड वाले डाइस पे भी 2, 2 + 2 अगेन 4, या फिर क्या हो सकता है कि फर्स्ट डाइस पे 3 आ जाए और सेकंड डाइस पे कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो भी हमारा सम कितना हो जाएगा? 4। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए थे और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर बेस्ड हैं, वो डिस्कस करने वाले। तो मिनिमम से मिनिमम सम 2 आएगा, वो कैसा आएगा? 1 1। अगर सैंपल स्पेस नहीं बनाया तो बना लीजिएगा, 1 2 2 1। 4 कैसे आ सकता है? 1 3 2 2 3 1। 5 कैसे आ सकता है? दो डाइस का सम, 1 4 2 3 3 2 4 1 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। फिर 7 आएगा, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड देन 6 1। कैसा करना है? फर्स्ट डाइस पे जो नंबर आ रहा है उसको एक एक बढ़ाते जाओ, सेकंड वाले डाइस पे जो नंबर आ रहा है उसको एक एक कम करते जाइए। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके सारे नंबर आ जाएंगे, सैंपल स्पेस बन जाएगा। फिर 2 डाइस का सम 8 कैसे आ सकता है? 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। 9 कैसे आ सकता है? 3 6 4 5 5 4 6 3। 10 आने की कंडीशंस कितनी होंगी? 4 6 5 5 6 4। 11 कैसा आएगा? 5 6 6 5 एंड देन कैसा आ जाएगा? 6 6। देखिए कल से ही शुरुआत कर रहे हैं, जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं कोई बात नहीं है, हम कल वाला ही अभी डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा पहले ही ले रहे हैं, ठीक है। So two dice are rolled together, then what is the probability of getting? अब हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। एज यू नो एक डाइस के ऊपर फेस होते हैं 6, सेकंड वाले पे भी 6, दैट इज टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे? 36। एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिलेटिवली प्राइम? रिलेटिवली प्राइम नंबर। द क्वेश्चन इज व्हाट आर रिलेटिवली प्राइम नंबर? हमारा क्वेश्चन ये होता है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं? What are relatively prime numbers? Those numbers, if two or more than numbers, if two or more than number have highest common factor as a 1, यानी दो या दो से ज्यादा नंबर का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आने का मतलब क्या हो गया? वो दोनों नंबर कैसे होंगे? रिस्पेक्टिवली रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। वो दोनों नंबर कैसे हो जाएंगे? रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो जैसे दो प्राइम नंबर के आने की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं?
जब हमने ये चैप्टर 1 किया था तब भी हमने डिस्कस किया था, फिर बता देते हैं। जैसे दो प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 1। और दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी हो सकते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में, यानी कि एक प्राइम नंबर और एक को प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर और एक को प्राइम नंबर का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ सकता है हमारे पास? 1। दोनों नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं, जैसे 15 और 26। 15 भी एक को प्राइम नंबर है, 26 भी एक को प्राइम नंबर है, तो भी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 1। दो या दो से ज्यादा नंबर जिनका HCF 1 आता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो 2, 5, 3, 4 जैसे दोनों नंबर प्राइम हो सकते हैं, दोनों नंबर क्या हो सकते हैं? एक प्राइम एक को प्राइम, और दोनों नंबर को प्राइम भी हो सकते हैं। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब क्या होना चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए हमारे पास? 1 आना चाहिए। तो क्वेश्चन है अब आपके पास, रिलेटिवली प्राइम नंबर हो, फिर है सम इज डिविजिबल बाय 3, सम इज divisible by 4, sum is divisible by 3 or 4, sum is divisible by 3 and 4, getting doublets, getting even doublets, चेक करना पड़ेगा आपको। सी जैसे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, तो फर्स्ट कॉलम में कोई भी नंबर ऐसा है तो यस है। 5 और 6, 5 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं तो कितना आता है हमारे पास? 1 आता है। 5 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, फिर 2,3, देखिए पहला नंबर कितना हो गया? 5,6। पहला नंबर कितना हो गया हमारा? 5, 6। फिर 2, 3, 2, 2, 5, 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो अच्छे कितना आएगा? 1 आएगा। 3, 5, 4, 5, 6, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 3 एंड देन 5, 2। कितने हो गए देखो, शुरू से गिनेंगे हम तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बिल्कुल सही है, 12/36 आएगा इसका आंसर। फिर हम कह रहे हैं कि सम इज डिविजिबल बाय 3, जो डाइस पे रिजल्ट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। 3 की टेबल में आने वाले नंबर कौन कौन से हैं? 3, फिर 6, फिर 9 और फिर 12। ये भी नंबर कितना होंगे? 12 होंगे। देखो 3 की टेबल में आने वाले नंबर कितने? 1, 2, 2, 1। एक केस, दो केस ये हो गए, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 and then 12. That is 12 over 36. ये बात हो रही है कि सॉल्व करने पे आपको 1/3 ही मिलेगा. एंड देन नाउ माय क्वेश्चन इज सम इज डिविजिबल बाय 4. सम जो है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होना चाहिए. सम किससे डिविजिबल होना चाहिए? 4. तो 4 की टेबल में क्या क्या आता है? 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12. तो 4 में कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9. दैट इज 9 over 36. अब क्वेश्चन है सम इज डिविजिबल बाय 3 और 4. सम जो है 3 और 4 दोनों से ही क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए. तो सम दोनों ही 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान से सुनिए. सम इज डिविजिबल बाय 3 और 4 यानी कि जो नंबर 3 की भी टेबल में आ रहा है, 4 की भी टेबल में आ रहे हैं, उनका सम करेंगे. लेकिन एक नंबर ऐसा होगा जो 3 और 4 दोनों में ही हम काउंट कर चुके हैं. वो नंबर कौन सा होगा? सम का 12 आना. सम का क्या आना? 12 आना. तो उसको हमने क्या कर रखा है? काउंट कर रखा है. फिर से सुनिए. सम इज डिविजिबल बाय 3 और 4 यानी कि जो आप डाइस को, दो डाइस को रोल कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि उन दो डाइस का सम या तो 3 से डिविजिबल हो जाए या किससे डिविजिबल हो जाए? 4 से. तो 3 से डिविजिबल होने के कितने केसेस हो गए? 12. अभी अभी हमने किया है. और 4 से डिविजिबिलिटी के कितने केस हो गए? 9. तो कितना हो गया? 12 प्लस 9 माइनस एक केस ये कम करना पड़ेगा क्योंकि इस वाले केस को 6,6 को हमने 3 वाले में भी ऐड कर रखा है 12 में और 4 वाले में भी ऐड कर रखा है. तो एक ही आउटकम को हमने कितनी बार ऐड कर लिया? 2 बार ऐड कर लिया. इसलिए हम उसमें से एक केस माइनस कर देंगे. तो 12 प्लस 9 21 माइनस 1 कितना हो गया? 20 over 36. तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 20/36. यानी कि जो 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो. देखिए बच्चों 3 एंड 4 का आंसर कितना हो गया? जो नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है यानी कि 6 दैट इज 1/36. फिर हम कह रहे हैं गेटिंग डबलेट्स. डबलेट्स का मतलब दोनों डाइस पे सेम रिजल्ट आना चाहिए. सेम रिजल्ट का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. डबलेट्स का मतलब सेम नंबर, एग्जैक्टली सेम नंबर, नो डिफरेंस बिटवीन दैम. तो कितना आ जाएगा? 6/36. फिर हम कह रहे हैं गेटिंग इवन डबलेट्स. इवन कितने होंगे? 3 होंगे. 2 2 4 4 6 6. 3/36. 3/36. सपोज कीजिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है ए स्पीक्स ट्रुथ इन 60% केसेस. क्या कहा जा रहा है? ए स्पीक्स ट्रुथ इन 60% केसेस. यानी ए जो है 60% केस के अंदर सच बोलता है. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट स्पीक ट्रुथ? तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रुथ यानी कि सच नहीं बोलेगा? तो क्वेश्चन क्या है मेरा वो ध्यान से देखें. ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हम आपसे. ए स्पीक्स ट्रुथ in 60% cases. What is the probability? What is the probability that he will not speak truth?
देखिए ए 60% केसेस में सच बोल रहा है, तो वो हम उससे उल्टा पूछ रहे हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सच नहीं बोलेगा। तो सच नहीं बोलेगा तो हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ए, इन दोनों का सम कितना होता है? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट, इन सब का सम कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ए, इनका सम कितना होगा? 1 होगा। तो ए के सच बोलने के चांस कितने हो गए? 60%, दैट इज 60/100 प्लस नॉट स्पीक ट्रुथ। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, दैट इज 3/5 प्लस p नॉट a इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 3/5। क्या कह रहे हैं हम, ए जो है 60% केसेस में सच बोल रहा है, तो 60/100 परसेंटेज का साइन ड्रॉप करेंगे, अपॉन में क्या आएगा? 100 प्लस पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 1। तो 60/100 को सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आता है? 3/5। ये 3/5 किधर आ जाएगा? इस तरफ। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड से कोई चीज राइट हैंड साइड में आती है, उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज। पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो 1 minus 3/5, now taking LCM, then we get probability of not speak truth is 2/5। यानी कि अगर वो 60% केसेस में सच बोल रहा है तो 2/5 का मतलब कितना हो गया? 40% केसेस में वो क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। यानी कि सच नहीं बोलेगा, दैट मीन्स क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे एक बैट्समैन है, 30 बॉल में से 6 बॉल्स पे क्या लगाती है? बाउंड्री। 30 बॉल में से कितनी बॉल्स पे बाउंड्री लगाती है? 6 बॉल्स पे बाउंड्रीज लगाती हैं। बाउंड्रीज का मतलब आप अच्छे जानते हो, या तो 4 आएगा या क्या आएगा? 6 आएगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि उसने 30 बॉल्स प्लेड कर ली, 30 बॉलें खेलने के बाद उसने 6 बॉल पे बाउंड्री लगा दी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसने कितनी बॉल के ऊपर बाउंड्री नहीं लगाई। तो बाउंड्री लगाना हमारे फेवर में रिजल्ट है, दैट इज 6/30 प्लस नॉट हिट अ बाउंड्री P नॉट A इज इक्वल टू 1। तो उस क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एक बैट्समैन है, कितनी बॉल पे बाउंड्रीज हिट करती हैं? 6 बॉल्स पे बाउंड्री हिट करती है। नंबर ऑफ टाइम्स दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो कितनी बार वो बाउंड्री हिट नहीं करेगी? तो क्या हो जाएगा? चलिए दोबारा लिख देते क्वेश्चन। In a cricket match, a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls. In a cricket match, batswoman hits a boundary कितनी बॉल पे लगा रही है? 6। क्या कह रहे हैं हम? 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 balls, 6 times out of 30 balls. What is the probability that she did not hit a boundary? इस बात की क्या probability है कि वो बाउंड्री हिट नहीं करेगी? आप में से कोई बता सकता है?